सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और ईद का एक खुसूसी मौका है, तो इस खुसूसी मौके पर हम भी एक ऐसे खास सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में ये गेम चेंजिंग सेक्टर के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकता है। और अगर बेहतर तरीके से हम इसको यूटिलाइज़ करें तो आगे जाकर यकीनी तौर पर पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब ये नाम सुनते ही सबके जहन में मौजूदा जदीद तरक्की के ज़राए आते हैं। AI जिससे तेजी से इस वक्त दुनिया भर में मईशतों, कारोबार और उससे वाबस्ता कम्युनिटी की तवज्जो हासिल कर रहा है, वो अब किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आइंदा दौर AI का दौर है। ये किस तरह पूरी दुनिया को अपना मोहताज या अपनी एक ज़रूरत बनाने जा रहा है, ज़रा हम इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। आलमी सतह पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक AI 2022 से 2030 के दरमियान दुनिया भर की 37% मार्केट में अपना कब्जा जमा लेगा। रवां साल के आखिरी 97 मिलियन यानी तकरीबन 10 करोड़ अफराद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इससे इस्तेफादा करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। और 2030 तक यानी अब से 5 साल बाद ये तवक्को की जा रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी में 15.7 ट्रिलियन डॉलर का हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, जबकि इसमें आलमी सतह पर रवां साल के आखिर तक इस सेक्टर में होने वाली सरमायाकारी का जो वॉल्यूम है वो भी अब कई सौ डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। कई सौ अरब डॉलर तक जब ये पहुंचेगा तो आप सोचें कि किस नौयत की ग्लोबल इकोनॉमी बनने जा रही है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 83% कंपनीज का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री उनकी टॉप प्राइवेट बिजनेस प्लान में, अब प्रायोरिटी बिजनेस प्लान में शामिल हो चुकी है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अभी ओवरटेक कर रही है। दुनिया के बेशतर तरक्की याफ्ता ममालिक यानी चाइना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिर कई यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जिनसे ग्रोइंग इकोनॉमी मलेशिया और भारत भी अपने AI टेक्नोलॉजी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का लाजमी हिस्सा बना चुके हैं या फिर अब वो बनाने जा रहे हैं। चाइना ने तो बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान अपना लिया है, जबकि यूरोपीय ममालिक दीगर शोबों समेत अपने ममालिक की सलामती को मजीद मजबूत बनाने के लिए भी अब AI का यूरोपीय यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन सिस्टम अपना चुके हैं। और जापान भी इस सिलसिले में बहुत आगे है। उसने अपने सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ तक के हेल्थ और ट्रांसपोर्ट के शोबों में भी AI रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इस वक्त AI या इस IT की दुनिया में कहाँ खड़ा है। आदाद शुमार ये बताते हैं कि आलमी सतह पर AI इस्तेमाल करने वाले ममालिक में पाकिस्तान की पोजीशन 0.3 पर है। क्या हम इस सेक्टर से फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? तो इसका जवाब ज़ाहिर है, लाजमी सी बात है कि बिल्कुल। और अभी हम अपने एक्सपर्ट्स की ज़बानी भी ये तमाम तफसीलात जानेंगे। पिछले और मौजूदा हुकूमतों ने इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा रखा है। यही वजह है कि हमारी तवज्जो भी अब IT सेक्टर और AI से फ़ायदा उठाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। हमारी ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स भी इसकी जिंदा मिसाल हैं। साल 2024 की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता साल हमारी IT एक्सपोर्ट 3.2 अरब डॉलर को टच कर चुकी है। ये एक्सपोर्ट हमारी टोटल GDP का भी सिर्फ 1% हिस्सा बनती है, लेकिन माहिरीन की तवक्को है कि आइंदा 5 से 7 सालों में इसमें 100% से भी ज़्यादा का इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान इस वक्त 16 से ज़्यादा IT पार्क्स बना चुका है। IT से मुंसलिक 300 से ज़ायद बैनुल अक़वामी कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक्स इंडेक्स की रिपोर्ट है और उसमें यह लिखा है कि IT सेक्टर के लिए फ्रीलांसर्स फराहम करने वाला पाकिस्तान इस वक्त तीसरा मोस्ट पॉपुलर मुल्क बन चुका है। 3000 से ज़ायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, 7000 से ज़ायद IT कंपनीज अपने बिजनेस स्पेशलाइजेशन प्लान के साथ इस वक्त एक्टिव हैं। और इस सेक्टर में एक अहम रुकावट जो अभी भी पाकिस्तान को दरपेश है वो वसाइल की कमी है। बांग्लादेश IT सेक्टर के फरोग के लिए फीकस 0.7 डॉलर, नाइजीरिया 0.18 डॉलर खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान में सालाना सिर्फ 0.6 डॉलर फीकस अदा किया जाता है। अगरचे पाकिस्तान की AI पॉलिसी मंजूर हो चुकी है और इससे 10 लाख नौजवानों को AI और IT सेक्टर की तरबियत भी फराहम की जाएगी। IT और AI अगरचे लाजिम व मलजूम है, लेकिन अब भी पाकिस्तान को IT और AI की दुनिया में बहुत कुछ करना बाकी है। अब वो बहुत कुछ क्या कुछ हो सकता है, इसकी तफसीलात हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अमारा आफ्ताब साहिबा। बहुत शुक्रिया अमारा साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कंवल चीमा साहिबा IT एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों खवातीन का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और ईद का जो भी आपके ख्यालात हैं, तासुरात हैं, जो भी आपके पैगामात हैं, ज़रा वो पहले आप नाज़रीन से एक एक करके शेयर कर लीजिएगा। अमारा साहिबा पहले आप, फिर कंवल साहिबा आप, और फिर मैं अपने सवालात लेकर आता हूँ इस फील्ड से मुताल्लिक। जी अमारा साहिबा। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें जो है ग्रो कर रही हैं AI के एस्पेक्ट से। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम बिल्कुल ही ज़ीरो की पोजीशन पे हैं। नाउ पीपल आर अवेयर अबाउट इट। So initially I just want to say that at least alhamdulillah we are trying to do our best. ठीक है जी। कंवल साहिबा आपको भी ईद मुबारक।
और नाज़रीन तक आप भी अपने ख्यालात और ईद की मुबारकबाद पहुँचा दीजिएगा, फिर हम गुफ्तगू को बाकायदा शुरू करते हैं। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, पूरे मुल्क में सबको ईद मुबारक। और एआई की आप बात कर रहे हैं, एआई बिल्कुल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि बहुत बड़ी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। द वे वी वर्क, लिव, प्ले, लर्न इज फंडामेंटली गोइंग टू चेंज। कुछ सालों में आप देखेंगे कि बहुत चीजें बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। एआई इतनी बड़ी एक डिसरप्शन है, तो उसमें पाकिस्तान तो बिल्कुल पीछे नहीं रह सकता, और रह जाएगा पीछे तो बहुत पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा साहब आप ज़ाहिर है आप एआई इंस्ट्रक्टर भी हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आप डील करती हैं। अब ये जिस तरीके से एआई की जो टेक्नोलॉजी दीगर ममालिक में हम इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, पाकिस्तान इसमें क्यों अभी पीछे है? पाकिस्तान की इस वक्त क्या पोजीशन है? स्टैट्स जब हम देखते हैं तो हमें अभी लोअर साइड पर बहुत दिखाई देते हैं। अगले 3 से 5 साल में किस तरह से गेम चेंजिंग इंडस्ट्री बन सकती है और कौन कौन से सेक्टर्स को ये ऊपर उठा सकती है? अच्छा, पहली बात तो ये कि देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल आस्क कि जी 5 साल में किस तरह से चीजें ग्रो होंगी, बट जब से एआई आया है तो यू कैन नॉट आस्क कि जी 5 इयर्स का प्लान क्या है। यू कैन आस्क कि जी व्हाट विल हैपन आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे व्हेन इट कम्स टू द एआई। ओके, सो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा रही है, एंड आई एम वर्किंग इनटू एआई। और ये कह सकते हैं कि जी अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम 3 साल से मैं पर्सनली खुद कर रही हूँ, एंड देयर आर सम अदर पीपल एज वेल, जैसे कंवल चीमा भी हमारे साथ हैं, शी इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट जॉब। और इस तरह से और भी लोग हैं जो कि इसकी अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो है कि लोगों को अवेयर होना जरूरी है कि किस तरह से एआई उनकी इंडस्ट्रीज में डिस्ट्रप्शन लेकर आ रहा है और क्या क्या चीजें हैं जिसकी तरफ उनको जो है वो मूव ऑन करने की जरूरत है। सो अवेयरनेस इज द मेन थिंग। जब ये अवेयरनेस लोगों तक, और काफी हद तक लोगों ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि एआई के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं इन पाकिस्तान, बट देयर आर डेफिनेटली कुछ इस तरह की चीजें हैं, कुछ लैकिंग्स हैं जिसकी वजह से वो मार्केट में आने तक जो है वो थोड़ी देर हो चुकी होती है, और दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी लोग जो है उस तरह के टूल्स और उस तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आ जाते हैं। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करने के बाद जब आप उसको मार्केट में लेकर आते हैं तो उसको एज सुन एज पॉसिबल लेकर आए, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि जिसमें आप इंतजार करते रहेंगे कि जी हम इस पे 6 मंथ्स लगाएंगे या 1 ईयर लगाएंगे एंड देन फिर हम मार्केट में लेकर आएंगे। बहुत देर हो चुकी होगी। तो इट्स बेटर कि R&D पे मैक्सिमम लेवल पे जितना आप जो है वो स्पेंड कर सकते हैं करें, एंड मार्केट में एज सुन एज पॉसिबल चीजों को लेकर आएं। सही। तो कमल साहब, आप फाउंडर एंड सीईओ भी हैं माई इम्पैक्ट मीटर की। अब ये जो स्टार्टअप्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में कितने ग्रो कर सकते हैं? पाकिस्तान में इन स्टार्टअप्स का फ्यूचर क्या है और कितना मुश्किल होता है इन स्टार्टअप्स को स्टार्ट करना और फिर सर्वाइव करना और फिर ग्रो करना और एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर उसको लेकर आगे चलना? ज़रा ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो स्ट्रगल है, ज़रा थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी, माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो बिल्कुल एक स्टार्टअप है, पाकिस्तान का पहला डिजिटल चैरिटी प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, और वो अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में इस वक्त बहुत सारे गैप्स हैं, ग्रीन फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप बहुत उन जगहों को, उन चीजों को फ्रिक्शनलेस कर सकते हैं, कन्वीनियंस उनके अंदर ला सकते हैं, सिंप्लिसिटी ला सकते हैं। ऐसे सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके उन सेक्टर्स को बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में बहुत सारे गैप्स हैं। जैसे कि हमने ये माई इम्पैक्ट मीटर है, इसने एक जो सोशल फिलैंथ्रोपी का सेक्टर है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चैरिटी होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चैरिटी होती है, मगर गुर्बत उधर की उधर ही है। तो इसने उस सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके शफाफियत और ये ट्रांसपेरेंसी और सिंप्लिसिटी, एक्विटेबिलिटी लेकर आई है। इसी तरह बहुत सारी और स्टार्टअप्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर, अब आप देखें जब करीम आया तो पाकिस्तान में पूरा जो टैक्सी सेक्टर था वो किस तरह ट्रांसफॉर्म हो गया कि उसने पूरा, इट बिकेम द बिगेस्ट टैक्सी कंपनी इन द वर्ल्ड, उबर एंड करीम। बल्कि उबर ने करीम को एक्वायर कर लिया $3.1 बिलियन का, बिकॉज दे डोंट इवन ओन अ सिंगल टैक्सी। ठीक है, मगर वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी बन गई, बट देयर एक्चुअली अ टेक्नोलॉजी कंपनी। इसी तरह एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, बट इट्स एक्चुअली टेक्नोलॉजी कंपनी। इसी तरह नेटफ्लिक्स जो है उसने टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया ये मूवी रेंटल स्पेस में, तो दुनिया की सबसे बड़ी मूवी स्ट्रीमिंग कंपनी, मूवी रेंटल कंपनी बन गई, ऑल्दो इट्स नॉट इवन दैट, इट्स एक्चुअली अ टेक्नोलॉजी कंपनी। तो टेक्नोलॉजी का ये स्टार्टअप जो होती हैं, जो टेक्नोलॉजी को लेवरेज करती हैं, क्योंकि उनके पास एक इंटरनेट है जिसके थ्रू वो पूरी दुनिया में स्केल कर सकती है। वो किसी ज्योग्राफिकल
लोकेशन पे देखिए, अगर आप कोई पार्लर खोलते हैं या आप कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो आप सिर्फ जो उस ज्योग्राफी है सिर्फ उसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। मगर अगर आप कोई इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप लेकर आते हैं, तो आपकी जो कस्टमर बेस है वो पूरी दुनिया, आप उसको उस स्केल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। थोड़े से लोगों के साथ आप वो स्केल लेके जा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको उसके लिए कैपिटल चाहिए होता है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई जगह लेनी है, कोई स्टोर फ्रंट खोलना है, वहां पे चीजें रखनी है, गुड्स रखने हैं। मगर जब आप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करते हैं, तो आपको थोड़े कैपिटल के साथ आप जो है वो पे एज यू ग्रो मॉडल में, कि जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे आप अपने रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं। आपको कोई इनिशियल वो जो कैपेक्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि जगह लेनी है, चीजें रखनी है, फैक्ट्री लगानी है, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि अब उसमें एआई का तड़का लग गया, एआई जो है वो जब आप एआई को लेवरेज करना शुरू कर देते हैं, देखिए अभी तो हम B2C एआई की बात करते हैं, जो बिजनेस टू कंज्यूमर एआई, जो जहाँ पे जिसमें चैट बॉट्स आ जाते हैं, वहां पे भी जो लोग एआई को लेवरेज करते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो आईटी के लोग करें, किसी भी फील्ड में, अगर आप डॉक्टर हैं, आप रियल एस्टेट इंजीनियर हैं, आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप किसी भी फील्ड में, आप टीचर हैं, ठीक है। तो आप जो एआई को लेवरेज कर सकते हैं, तो आपने जो भी चीज करनी है, आपकी प्रेजेंटेशंस, आपके बिजनेस प्लान्स, आपकी डिजिटल मीडिया कैंपेन्स, आपने वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो एडिटिंग, उसकी रेंडरिंग, एआई उसको उसकी प्रोडक्टिविटी को डबल नहीं करता, 10 टाइम्स बढ़ा देते हैं। जो काम आप 20 घंटों में करते थे, वो अब आप 1 घंटे में कर सकते हैं। तो एआई शॉर्ट टर्म में लोगों को बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देगा, जो लोग एआई को लेवरेज करेंगे। लॉन्ग टर्म में एआई क्या करता है, जैसे कि हमारा साहिबा ने कहा कि हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते 2 साल बाद क्या होना है, हम अभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि एआई इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन है, ठीक है। मगर पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी एआई एजेंट्स आ रहे हैं जो कि एंड टू एंड टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं, एजेंटिक्स जिसे हम कहते हैं। B2B के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ऐसी बने, पाकिस्तानी कंपनीज ऐसी आए जो कि B2B, जैसे पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, रिटेल सेक्टर्स हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, उसके अंदर एआई के सॉल्यूशंस लेकर आए, जिनको उन सेक्टर्स को बहुत ज्यादा एफिशिएंट और उन सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और फिर अपने वो सॉल्यूशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे स्टार्टअप्स आए, एआई बेस्ड स्टार्टअप्स, B2B एआई बेस्ड स्टार्टअप, जो कि दुनिया में ट्रांसफॉर्म करें सेक्टर्स को, और यहाँ से यूनिकॉर्न्स निकलें, यहाँ से पाकिस्तान से ये यूनिकॉर्न्स निकल सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा साहब, ये जो इस वक्त स्टार्टअप्स का फ्यूचर है, ये तो बड़ा सेफ है और इन्होंने ग्रो भी करना है। स्टार्टअप्स आते हैं तो नई जॉब क्रिएशन भी होती है, टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करते हैं तो ये और स्टार्टअप ज़रा बड़े लेवल पर काम बेहतर तरीके से करते हैं, एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाती है। लेकिन इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को या एआई के इस्तेमाल को अगर हम एग्जिस्टिंग कंपनीज़ में इस्तेमाल करेंगे, तो अब तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के ये बयानात आ रहे हैं कि अगले 10 साल में जॉब्स के लिए मसला हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को एआई रिप्लेस कर सकता है। तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना स्टार्टअप्स में हम इसका फायदा देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि स्टार्टअप अगर आपका कोई है तो वो किस चीज का स्टार्टअप है, एंड द सेकंड पॉइंट इज कि उस स्टार्टअप को स्टार्ट करते टाइम आपका माइंडसेट क्या है, बिकॉज माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। एआई के लिए अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक्सेप्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट है, राइट। एक्सेप्टेंस आपके पास आ जाती है तो फिर आप हर चीज में एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड एट कजाकिस्तान में क्या हुआ है कि लास्ट मंथ ही या ऑलमोस्ट 15 डेज पहले उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स के ऊपर अपनी एक बुक लॉन्च की है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जी पाकिस्तान तो बहुत पीछे, तो इस एस्पेक्ट से मैं तो कह सकती हूँ कि वहां पे तो फर्स्ट टाइम कोई ऐसी बुक लॉन्च की गई है कजाकिस्तान में जो कि जस्ट 1 महीने पहले है। लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी, मतलब मैं अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से अपनी बात करूँ तो मैं तो 3 साल से ऑलरेडी डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज में, लॉयर्स को, डिफरेंट लोगों को ऑलरेडी एआई पे ट्रेनिंग दे रही हूँ। सो द पॉइंट इज कि एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज है। फिर बात आ जाती है आपके पास कि जी लाइक जो पुरानी कंपनीज हैं, ओल्ड कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं, एनी काइंड ऑफ कंपनी, जब आपने एआई को इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, लेट्स सपोज, जिस तरह से एक और पॉइंट को मैं रिलेट करूंगी जो आपने सवाल किया कि जी जॉब्स रिप्लेसमेंट वाली बात, तो अगर कोई एक क्रिएटिव डिजाइनर है, अगर वो ये सीख ले कि वो कौन से एआई के टूल्स हैं जिससे उसके डिजाइन्स जो हैं और ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं और उसका टाइम बचा के 10x की, जिस तरह से मिस कंवल चीमा ने बात की है, तो वो उसका टाइम जो है वो रिड्यूस करके उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि जो एक क्रिएटिव डिजाइनर है या वेब डिजाइनर है, जो लोग कह रहे हैं कि जी एआई की वेबसाइट जनरेट हो जाती है कुछ सेकंड्स के अंदर, तो वेब डिजाइनर्स की जरूरत नहीं है, नहीं। द पॉइंट इज
सी क्लैरिटी की यहाँ जरूरत है कि जी जो डिजाइनर है, वेब डिजाइनर हो गया या आपका ग्राफिक डिजाइनर हो गया, इन लोगों को जरूरत है कि इस टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करें कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको वो इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। मैं अगर बहुत ही नॉर्मल सी बात करूं कि जी आप एंकर हैं, मैं ट्रेनर हूं, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, आपको नहीं आती। ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनर का एक सेंस होता है विच इज अ क्रिएटिव सेंस कि जी किसी प्रोडक्ट की उसने अगर कोई मार्केटिंग करनी है तो उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, लाइट्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं और आप इंडिविजुअली नहीं बैठ के कर सकते। तो जो ऑलरेडी एक बंदे का स्किल सेट है, एक माइंडसेट है, वो क्या करेगा कि उसमें वो अपनी एआई को किस तरह से इंटीग्रेट कर रहा है, उसको देखना है कि वो कैसे इंटीग्रेट करेगा, कौन से टूल्स हैं, कैसे उसको यूज करना है। देन हम ग्रेजुअली अपने आप को उसके साथ एक्सेप्ट करते हुए आगे मूव कर सकते हैं। बट जहां पे बात ये आती है कि जी जॉब रिप्लेसमेंट पे देयर आर सम अदर पीपल एज वेल कि जो कहते हैं कि जी हमारी जो जॉब चल रही है इतने सालों से, हम उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वी डोंट वांट चेंज। जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते वो कभी मूव ऑन नहीं कर सकते। सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, ठीक है। चाहे आप फार्मासिस्ट हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप इवन यू आर अ ब्यूरोक्रेट, कस्टम के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको मल्टीपल टूल्स चाहिए होते हैं। कमल चीमा साहब, आप ये बताइएगा कि ये जिन टूल्स को सीखने की हमारे साहब बात कर रही हैं, ये सेल्फ लर्निंग से कोई भी शख्स सीख सकता है, कोई प्रोफेशनल, या उसके लिए फिर बाकायदा नई ट्रेनिंग यानी एआई अगर आ गया है तो हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा और उसके लिए फिर आपको ज़ाहिर है रेलेवेंट एकेडमिक्स के पास जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी? देखें, एआई की खूबसूरती ये है कि एआई हर चीज को बहुत आसान कर देती है। तो एआई टूल्स भी जो है वो वाले ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं इस्तेमाल करने। अच्छा। तो ऑल्दो अभी पाकिस्तान में बहुत सारी एआई की ट्रेनिंग्स हैं जो कि हम भी करा रहे हैं, मगर अगर कोई चाहे, किसी के पास विल पावर हो, तो सिंपली आप यूट्यूब पे जाके अगर आप सर्च करें एआई टूल्स फॉर वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स फॉर चैट जीपीटी पे ही जाके आप सर्च कर लें तो आपको इतनी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी जो कि आपको मुफ्त की ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी ऑन दोज एआई टूल्स जो कि आप लेवरेज कर सकते हैं आपकी अपनी फील्ड में। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, और आपने ये देखना है कि जी कौन सी टूल्स हैं जो कि पॉडकास्ट को आराम से एडिट कर देते हैं और पॉडकास्ट की वीडियो एडिटिंग कर देते हैं और सब, और ये पॉडकास्ट के क्वेश्चंस जनरेट कर देते हैं, तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। देखिए 80% काम तो चैट जीपीटी कर लेता है, आपको किसी और टूल की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर उसके अलावा जो आपके अगर आपने कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आपने उसमें कैनवा आ गया, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, उसके बेतहाशा टूल्स है और आसान तरीन है उनको इस्तेमाल करना। और यूट्यूब पे सिंपल आप एक सर्च करके 15 मिनट में अपने आप को इनेबल कर सकते हैं टू स्टार्ट यूजिंग those tools to not double your productivity. Let me remind you, this is not doubling your productivity. It's going to increase your productivity 10 गुना। आपकी जो आप काम कर रहे थे 10 दिनों में, वो आप कुछ घंटों में कर ले। मतलब ये कोई थोड़ा सा रेवोल्यूशन नहीं है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। छोटे वक्त में, मतलब पिछले अगले 1-2 सालों में जो लोग एआई को लेवरेज करते हैं, जो लोग एआई के टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, वो सारी नौकरियां ले जाएंगे। जो लोग नहीं करते वो नौकरियों से निकल जाएंगे। तो इसलिए एआई को सीखना हर फील्ड में, हर इंसान के लिए इस वक्त मस्ट है। अच्छा, हमारा साहब कमल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट अमारा आफ्ताब और आईटी एक्सपर्ट कमल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमारा साहब, आप लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा। और ये सवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि आईटी प्रोफेशनल्स के लिए तो शायद बहुत आसान हो, चूँकि उनका काम ही इससे रिलेटेड है, लेकिन जो दूसरे प्रोफेशनल हैं वो उनके लिए फिर ये कितना बड़ा चैलेंज होगा। यानी जो मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे अभी आपने कस्टम्स की मिसाल दी, ब्यूरोक्रेट्स हैं या प्राइवेट फर्म्स में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए फिर ये किस तरह से इजी या एक्सेसिबल बनाया जा सकता है? अच्छा, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट जो है, जो रियलिटी बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम रनिंग अ ग्लोबल एआई कम्युनिटी जिसमें इवन पाकिस्तान के भी मेरे पास काफी सारे सी लेवल के CIOs कनेक्टेड हैं, इवन ग्लोबली काफी सारे CIOs हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द IT सेक्टर के लोग के जी वो एआई को किस तरह से लेके चल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट जो CIOs हैं वो भी खुद डरे हुए हैं कि हम इस एआई को किस तरह इंटीग्रेट करें। अच्छा। तो जरूरी नहीं है कि जो IT बैकग्राउंड के लोग हैं उनको एआई को अब देखें, जो C लेवल पे है, CIO की एक एग्जांपल लेते हैं,
आप समझ सकते हैं कि उस बंदे ने अपनी सारी जिंदगी जो है वो एक टेक सेक्टर में उसने गुजार दी, और वो अब इस स्टेज पे है कि वो नई चीजें नहीं सीखता है, बल्कि वो अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देता है कि यू हैव टू डू दिस एंड दैट एंड एक्स वाई जी। अपने एक्सपीरियंस से वो डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। और मेजोरिटी का ये सिलसिला होता है कि मोस्ट ऑफ देम डोंट वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, क्योंकि एआई इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड अ वेरी न्यू। तो एआई की एक्सेप्टेंस और एआई का चैलेंज जो है वो हर किसी के लिए है। वंस यू मेक योर माइंड कि जी हम ये कर सकते हैं, देन यू विल बी कैपेबल टू डू दैट। अच्छा, अब ब्यूरोक्रेट की मैं अगर बात करूं तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जब आप सीएसएस की प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज आई वाज अ एस्पायरेंट वंस अपॉन अ टाइम, तो मुझे पता है कि हमें ना एक भूख होती है पढ़ने की, न्यू चीजें सीखने की, एक एक क्रेविंग रहती है हमें हमेशा। तो इस तरह के लोग जिनकी इस तरह की आदत होती है कुछ नया सीखने की, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि कोई भी चीज मार्केट के अंदर आई है तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है उस पर प्रॉपर रिसर्च कर लेते हैं और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हर फील्ड के अंदर एक डिफरेंट सिनेरियो है, और हर फील्ड के अंदर हर लाइक माइंडेड लोग भी नहीं होते। डिपेंड ये करता है कि आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं और कब करते हैं, और आप उसको इंटीग्रेट करना कब शुरू करते हैं। अगर हम लॉयर्स की बात करें तो लॉयर्स के हवाले से भी जब मैंने लॉयर्स को जब ट्रेनिंग दी, तो अगर देखा जाए तो देयर इज अ कंपनी इन यूएस, कॉग्निफाई के नाम से है, वो क्या कर रही है कि आपकी मेमोरी को री इम्प्लांट कर रही है, यानी क्रिमिनल्स की मेमोरीज को बेसिकली वो री इम्प्लांट कर रही है। अच्छा। और जो उनका पूरा एक ड्यूरेशन है कि जी उनको 14 साल की सजा हो गई है और XYZ, तो वो उसको विद इन 5 मिनट्स उनकी पूरी मेमोरी को री इम्प्लांट करके और पॉजिटिव थॉट्स डाल के उनको एक अच्छा सिटीजन बना के उनको वापस जो है वो जेल में रखने की डिटेंशन की कोई जरूरत नहीं, और उनको वापस जो। और हमारे साथ अगर थोड़ा सा और एलोबरेट इसको कीजिएगा कि ये 5 मिनट में कैसे किया जा रहा है? कोई सर्जरी के थ्रू तो नहीं हो रहा? क्या कोई चिप इंजेक्ट की जा रही है? ये किस तरह से मुमकिन हो पा रहा है? अच्छा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि पहले तो वो फैमिली से कंसर्न लेते हैं कि जी हम इस तरह का जो है वो प्रोसीजर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम लेट्स सपोज इस क्रिमिनल को 14 साल अपनी जेल में रखते हैं तो 14 साल तक लाइबिलिटी है हमारे ऊपर कि हम इसका खाना पीना और इसकी सारी चीजों को वो एक लाइबिलिटी हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया है कि इस तरह की एक उन्होंने चिप बनाई है, ठीक है, जिसके ऊपर टेस्टिंग अभी चल रही है। वो क्या करते हैं कि उनकी फैमिली से कंसर्न लेते हैं कि जी क्या हम ये करें। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनकी सारी फैमिली को बिठाते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि आपका इनसे क्या रिलेशन है, इनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई है, पॉजिटिव क्या हुआ है और नेगेटिव क्या हुआ है। तो फिर वो जो नेगेटिव मेमोरी होती है उसके ऊपर वर्किंग करें कि उस नेगेटिव मेमोरी को उस बंदे के ब्रेन में से, उसकी मेमोरी में से वो रिप्लेस कर दें पॉजिटिव साइड पे। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसकी मेमोरी के अंदर काइंडनेस डाल दें, ताकि उसके ब्रेन में जब वो काइंडनेस का और एम्पैथी का एक फैक्टर उसके ब्रेन में जो है वो इम्पैक्ट इंटीग्रेट इम्प्लांट कर दिया जाएगा, तो जब वो वापस उस पूरे प्रोसीजर से निकल के वापस आएगा तो उसको कभी याद ही नहीं होगा कि वो किस तरह से उसने कोई मर्डर किया था या कोई नेगेटिव एक्ट भी किया था, और वो एक पॉजिटिव सिटीजन होके, एक अच्छा सिटीजन होके वो उसको जो है वो निकाल रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। अच्छा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी वो टेस्टिंग कर रहे हैं, यूएस बेस्ड कंपनी है बेसिकली, और इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो रही है। सो ये एक बहुत कहने को और सुनने को ये एक बहुत फिल्मी टाइप की चीजें लगती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सारी फिक्शन की ऐसी मूवीज हैं जो 10 साल पहले आ गई थी, लेकिन इन रियलिटी वो चीजें होना स्टार्ट हो गई हैं। अगर हम देखें जी उड़ने वाली गाड़ियों की बात हुई तो दुबई के अंदर तो इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो टेस्टिंग चल रही है। तो कौन सी ऐसी चीज है मुझे बताएं कि जो हमने अपने बचपन में देखी थी या मूवीज में देखी थी और अब वो नहीं हो रही हो। न्यूरल लिंक का आप लोगों को आइडिया होगा किस तरह से उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये तो चले वो वाली चीजें हैं जो दुनिया में प्रॉपर रिसर्च हो रही है और उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। नाउ इज द टाइम कि हम पाकिस्तानियों को किस तरह से चीजों को एडॉप्ट करना है और कौन सी चीज किस तरह से और कब एडॉप्ट करनी है और उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करना है। दिस इज द टाइम। और एक और बड़ी प्यारी बात जो आप दोनों के भी डिस्कशन हो रही थी तो मैंने सुनी, उसमें सबसे प्यारी चीज ये है कि पाकिस्तानियों के पास, जैसे फ्रीलांसर्स के ऊपर बात हुई कि टॉप 3 में आते हैं पाकिस्तानी, तो द पॉइंट इज कि अगर देखा जाए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आई हैव अ ह्यूज कम्युनिटी, ग्लोबल एआई कम्युनिटी, तो मेरे पास कुछ सऊदीया से जो है वो कंसर्न आया, कुछ मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आई कि जिन्होंने कहा कि जी हमें कंप्यूटर विजन के एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि पाकिस्तान से हों, क्योंकि पाकिस्तानी जो भी लोग होते हैं डेफिनेटली आपको पता है उनकी सैलरीज जो हैं एज कम्पेयर टू अगर वो किसी और कंट्री से हायर करते हैं तो वो फिर भी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। द पॉइंट इज कि ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे पाकिस्तानियों के लिए कि हम सारी चीजों को सीखें। एआई इज कह सकते हैं कि इज नॉट अ बज़वर्ड, बट एआई के अंदर अगर हम जाएं तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस। एसएसआई है, एआई है,
फिर कंप्यूटर विजन आता है, मशीन लर्निंग आती है। अच्छा, जरूरी ये भी नहीं है कि जी हर बच्चा जाके पाइथन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे, हर बड़ा जाके पाइथन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे। इफ यू आर नॉट अ कोड टाइप पर्सन, आपको कोडिंग पसंद नहीं, यू डोंट गो देयर। आप वो चीज सीखें जो आपको पसंद है, जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलें, ये बिगिनर्स के लिए क्या जरूरी है, प्रोफेशनल्स के लिए क्या जरूरी है, मैं सवाल भी आपकी तरफ लेकर आता हूं। लेकिन कमल चीमा साहिबा, आप ये बताइएगा कि ये जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज में शामिल है, हमारे फ्रीलांसर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स देखते हैं आईटी की, तो वो हम अभी भी 3 to 3.5 बिलियन डॉलर्स के अराउंड ही अभी स्टक हुए हैं। अब इसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, एआई को इस अपने आईटी सेक्टर में कैसे बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल करके अपनी एक्सपोर्ट्स को खास तौर पे हम बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये बात सच है कि हम सिर्फ $3 बिलियन पे स्टक हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, ऑल्दो उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, हम थर्ड लार्जेस्ट नंबर है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हमारे फ्रीलांसर्स, मगर जो हमारी जॉब्स होती हैं, हम छोटी जॉब्स लेते हैं। हम ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, वर्चुअल असिस्टेंट्स, इस टाइप की हमें जॉब्स मिलती हैं। जो हाई एंड जॉब्स होती हैं, जिसमें ब्लॉकचेन, AI कोडिंग, मशीन लर्निंग, मर्न स्टैक, ये वो फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये वाली बहुत कम है पाकिस्तान में, क्योंकि इसका टैलेंट पाकिस्तान के अंदर कम है। तो इसके लिए तो देखें, एजुकेशन, हमारे पास जो एडवांटेज है वो डेमोग्राफिक्स का एडवांटेज है, हमारी यंग पॉपुलेशन है हमारे पास। दूसरा एडवांटेज ये कि अभी तक हम लो कॉस्ट है। तीसरा एडवांटेज जो हमारे पास ये है कि हम अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, कुछ हद तक हमारे बच्चे अंग्रेजी समझ लेते हैं। तो हम अपनी अगर एजुकेशन बेहतर करें और ये जो हाई एंड IT स्किल्स हैं, इनको प्रॉपर्ली डिसेमिनेट करें, कंप्यूटर के जो हाई एंड स्किल्स है, कोई गवर्नमेंट इस तरह के प्रोग्राम्स, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है कुछ हद तक, नैपटेक और इस तरह के प्रोग्राम्स ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हाई एंड स्किल्स में, तो वो हाई एंड स्किल्स जो है वो हमारा जो वॉलेट साइज है, फ्रीलांसर्स की जो IT एक्सपोर्ट इनकम है, वो उस तरह से बढ़ सकती है। और AI टूल्स के थ्रू इवन ये जो लो एंड जॉब्स हैं, अगर AI टूल्स को लेवरेज करना शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स करता है, अगर वो AI को लेवरेज करना शुरू करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को बहुत थोड़े अरसे में केटर कर सकता है। बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को थोड़े अरसे में एक वीडियो एडिटर जो AI को यूज करता है वो केटर कर सकता है, क्योंकि वो अपना काम बहुत एफिशिएंटली और बहुत जल्दी कर सकता है। तो इसलिए इन सारे फ्रीलांसर्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड के फ्रीलांसर्स हो, उनको एसेंशियल AI ट्रेनिंग देनी चाहिए कि AI के टूल्स को कैसे लेवरेज कर सकते हैं। उसमें AI प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि पाइथन या वो सीख ले, तो उनको AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ AI टूल्स को लेवरेज करना आना चाहिए ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। सही। और ये बताएगा कि जो पोटेंशियल है हमारा आईटी इंडस्ट्री का, चूंकि इसको तो एक गेम चेंजिंग सेक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, हम इस 10 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर, कहीं कहीं 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स को भी हम सुन रहे हैं। अगले 5 साल में हमें अपनी टोटल एक्सपोर्ट जो मुल्क की है वो भी 60 बिलियन डॉलर से अबव लेकर जानी है। तो इसमें आईटी सेक्टर का क्या रोल हो सकता है और इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है कितना? यानी अभी तो हम 3 अरब डॉलर के अराउंड मौजूद हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं? देखिए, हम 3 अरब डॉलर के भी जो इर्द गिर्द मौजूद है, वो भी एक्चुअली रियल इनकम नहीं है हमारी रियल इनकम इससे कई ज्यादा है। अच्छा। हमारे मुल्क में क्योंकि थोड़े से पॉलिसी के इश्यूज हैं कि अगर आप पाकिस्तान डॉलर्स ले आते हैं तो उसकी रिपैट्रिएशन या दोबारा बाहर नहीं लेके जा सकते, और हमारे फ्रीलांसर्स ने और जो यहाँ की IT कंपनीज है, उन्होंने पे बाहर बहुत सारे वेंडर्स को करना होता है, तो अपने डॉलर्स वो बाहर ही पार्क कर देते हैं, वो दुबई में पार्क कर देते हैं। मुझे पता है, मेरी IT कंपनी है, हम लोग मतलब बहुत सारे हमारे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने डॉलर्स जो है वो पार्क कर देते हैं बाहर ही। तो इसलिए जो है वो हमें इसको ये पॉलिसीज को भी देखने की जरूरत है कि हमारे ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो कि IT सेक्टर के लिए फेवरेबल हो, रिपैट्रिएशन अलाउ करें डॉलर्स की। पॉलिसी को जो है वो इस तरह का करें कि जो कि पाकिस्तान के अंदर IT सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आ सके, इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए हमारा इसको। और दूसरा ये कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो बहुत स्ट्रांग हो, और इंटरनेट की जो बंदिश है वो किसी भी सूरत में ना हो। वो नेशनल सिक्योरिटी लेवल का एक इशू हो कि जो भी हो जाएगा, इंटरनेट की बंदिश कभी भी नहीं होगी पाकिस्तान में। इस तरह की भी चीजें हम करेंगे तो। और फिर दूसरी चीज ऑब्वियसली IT स्किल्स की हमने बात की कि हम अपने नौजवानों को IT स्किल्स ज्यादा से ज्यादा दें, हाई एंड IT स्किल्स दें, वो दूसरी चीज है। देखिए, बांग्लादेश ने 6 सालों के अंदर अंदर अपनी एक्सपोर्ट जो है वो 10 गुना ज्यादा IT की बढ़ा दी थी, क्योंकि जो उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर एक पूरा वो एक ऑफिस बना लिया था, क्योंकि नंबर 1 प्रायोरिटी बन गई थी IT एक्सपोर्ट्स, उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी बन गई थी। उन्होंने उसको नेशनल सिक्योरिटी लेवल का दर्जा दे दिया था, इतनी बड़ी उसको प्रायोरिटी दे दी थी। तो उन्होंने 6 सालों के अंदर अपनी 3 बिलियन से 30 बिलियन तक वो ले गए थे अपनी IT एक्सपोर्ट इनकम। तो ये इसी तरह की चीज पाकिस्तान को भी करने की जरूरत है।
ठीक है, तो अब हमारे साहब ये जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, इसे अगर हमें बिगिनिंग से ही एज AI एक्सपर्ट जनरेशन के तौर पर बड़ा करना है और फिर ज़ाहिर है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ जा सकेगी, तो ये उसके लिए फिर हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे? जो हमारा एकेडमिक सिलेबस है, स्कूल के जो कोर्सेज हैं, करिकुलम है, उसमें फिर कुछ AI के जो बिगिनर टूल्स हैं उनसे मुतालिक फिर अपने स्कूल्स वगैरह में इसको हमें पढ़ाना होगा? बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर देखा जाए तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज ने ये करना स्टार्ट कर दिया है अपने, उन्होंने इवन क्लास 1, 2, 3 के जो सिलेबस है उस करिकुलम को भी प्रॉपर चेंज कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने AI की इंटीग्रेशन और इवन चैट GPT उसके अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो एक बच्चा जो लेट्स सपोज 7 साल का है, 8 साल का है, उसको अगर आप बजाय इसके कि आपने iPad दे दिया उसमें कार्टून्स लगा के दे दिए, अगर उसको आप जो है वो चैट जीपीटी दे दें और बोलेंगे बेटा आपको व्हाटएवर यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी, तो आज से उसको प्रैक्टिस में डालेंगे तो एटलीस्ट उसका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। सो हमारे करिकुलम को चेंज होने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। इवन के व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, तो उस टाइम पे 20 साल पुरानी जो है वो बुक्स पढ़ाई जा रही थी, बट फॉर्चुनेटली जो मेरे टीचर्स थे वो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स थे और वो इंडस्ट्री के काफी ज्यादा इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका था, तो वो हमें इंडस्ट्री से रेलेवेंट चीजें पढ़ाते थे, बिकॉज आई हैव डन माय मास्टर्स इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स तो 20 साल पहले वाले स्टैटिस्टिक्स और जो सिचुएशन है उसके ऊपर तो नहीं आप अप्लाई कर सकते, जो करंट मार्केट के अंदर सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले तो एट दैट टाइम हमारी लेट्स सपोज एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगी जी, हमारे क्लासमेट्स ने बड़ी एक वॉइस रेज की कि जी हमारा सिलेबस चेंज होना चाहिए, और तो कुछ भी नहीं हो सका एट दैट टाइम, बट नाउ इज द टाइम कि इस वक्त गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो हमारी करिकुलम में जो है सारी चेंजिंग्स को लेकर आए, प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज द गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि हमारे बच्चों को अगर आप आज से नहीं जो है वो फीड करना स्टार्ट करेंगे तो आप खुद सोच लें, वो CD-ROM अभी तक पढ़ रहे हैं, 9th क्लास की बुक्स के अंदर CD-ROM हार्डवेयर और पता नहीं किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कभी जिंदगी में हमने तो कभी नहीं यूज किए। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कभी आपके काम भी नहीं आती, तो अगर आप आज से ही उनके करिकुलम के अंदर वो चीजें ऐड करेंगे जो उनके काम तो आए ना, फिर क्या फायदा, ये फिर तो ये दीज स्कूल्स आर जस्ट अ बिजनेस। तो हमारे साहब भाई जो हमने अभी देखा डीप सीक आई और रातों रात उसने कैसे एक शोहरत हासिल की, इससे पहले चैट GPT और दूसरे जो टूल्स हैं, तो इस तरह के टूल्स फिर हमारी नई जनरेशन या हमारी जो एग्जिस्टिंग इस वक्त जनरेशन है वो काम कर रही है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से भी निकल कर आए, लॉन्च हो और फिर दुनिया भर में पाकिस्तान का भी नाम हो? देखिए बिल्कुल कर रही है। मैं खुद मेरी अपनी कंपनी के अंदर जो है एक ऑलरेडी एक चीज जो है हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं है, इवन उसका पूरी दुनिया में कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है। उस एक कह सकते हैं कि चैट जीपीटी टाइप की ही एक चीज है, इट्स नॉट अ GPT समथिंग, बट कुछ है इस तरह का जो कि हम इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, तो वो इस वक्त उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अच्छा, तो हमारे पास क्योंकि मेरी जो टेक्निकल टीम है उसमें माशाल्लाह से 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है जो साहब हमारे साथ अटैच हैं, ठीक है, AI के अंदर। अच्छा, तो और उनका US का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट कंट्रीज का एक्सपीरियंस, तो द पॉइंट है कि लोग कर रहे हैं और उनको करना चाहिए भी, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए कितने ही आपके एक्सपेरिमेंट्स गलत हो जाएंगे, कोई एक तो होगा ना जो आप उसका कोई अच्छा आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, तो जस्ट डू इट। आप ये एक ऐसी दौड़ है कि इसमें ये एक ऐसे समंदर है कि आपको डाइव मारना ही मारना एट एनी कॉस्ट, सो यू हैव टू डू इट। जब आप डाइव मार देंगे ना आप स्विम करना खुद सीख जाएंगे। अच्छा, एक वीडियो भी मेरी नज़र से गुजरी थी, उसमें आप भी थी, आपके साथ एक और थे, और उनके कोई हाथ के अंदर कोई 10, 11, 12 चिप्स मौजूद थी और वो चिप्स मुख्तलिफ फंक्शन कर रही थी। वो क्या टेक्नोलॉजी थी और क्या वो भी अभी आने वाले दिनों में हम उसको भी आम होते देखेंगे? अब लोगों में चिप्स भी दाखिल होंगी और उससे मुख्तलिफ काम भी लिए जाएंगे, अगर उसके बारे में आप कुछ बता सकें। अच्छा, सो बेसिकली मेरा रिसेंटली जो है वो दुबई एक समिट में मेरा विजिट हुआ था, तो वहाँ पे एक कंपनी का इवेंट था साइबर आर्क का, एंड वहाँ पे जो उनके GM से एंड डिफरेंट उनके US से कुछ लोग आए हुए थे। सो मुझे मौका मिला क्योंकि मैं AI एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट भी करती हूँ, फॉरेनर्स के स्पेशली जितने भी हमारे पास AI एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वहाँ मैंने कुछ सऊदीज के भी किए, तो वो जो US से आए हुए थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। ही इज द फर्स्ट, वो अपने आप को कहते हैं कि ऑगमेंटेड ह्यूमन, उनकी बॉडी के अंदर 11 चिप्स इम्प्लांट हुई भी हैं। अच्छा, वो चिप्स क्या करती हैं कि लेट्स सपोज कि उनके यहाँ पे रिस्ट पे जो है उनका ATM कार्ड जो है ना वो उन्होंने अपना इम्प्लांट किया, तो व्हेनेवर ही वांट्स टू पे एनीथिंग तो वो जस्ट टैप कर देते हैं अपने हाथ को और वो पेमेंट हो जाती है।
सेम गोज टू दैट, उनके 11 में से लाइक डिफरेंट चिप्स हुई हुई हैं, RFID भी हुई हुई है, ATM की भी चिप हुई हुई है, प्लस उनका एक यहाँ मेटल लगा हुआ है कि जिससे लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जी मैजिशियंस जो है वो डिफरेंट ट्रिक्स यूज करके अपने लाइक कॉइन्स को यहाँ अटका लेते हैं, लेकिन उस बंदे के ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो एक मेटल है, एक मैग्नेट है बेसिकली, कि जिसमें वो अपने कॉइन को लेके, शायद आपने वो वीडियो में देखा हो कि वो कॉइन को यूं भी कर रहे हैं और उसमें जो है वो अटैच हुआ हुआ है। अब वो बंदा 11 चिप्स लगाने के बाद कहता है कि अब मुझे चिप्स की जरूरत नहीं है, नाउ वो एक रेस्पबेरी करके एक देयर इज समथिंग एल्स, वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, वो उसकी तरफ मूव ऑन करने की कोशिश में। तो सोचने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं करना क्या है, दुनिया में लोग बहुत कुछ कर चुके हैं। और जब उससे ये बात हमने पूछी कि जी आपको बायोलॉजिकल लाइक कोई बीमारी हो, डिजीज हो, या आप एयरपोर्ट से किस तरह से गुजरते, तो वो कहने लगे कि जिस तरह से फीमेल जो है वो पियर्सिंग कराती हैं, इयररिंग्स पहनती हैं, नोज पिन्स पहनती हैं, तो मेरी बॉडी के अंदर जिस तरह से ये सारी चिप्स लगी हुई हैं, ये एक तरह से पियर्सिंग ही है, एंड आई फील लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। तो मुझे कोई क्योंकि ट्रैवलिंग डेफिनेटली उस बंदे ने 109 कंट्रीज ट्रैवल किया हुआ है, तो उसको कभी आज तक रोका नहीं गया। तो दुनिया के अंदर तो बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि उससे कोई उनकी हेल्थ पे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं क्रिएट हुए, क्योंकि 11 चिप्स जब अंदर गई हैं तो उन्होंने कुछ डैमेज तो नहीं किया? अच्छा, सो फार कुछ डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन जब उनसे ये सवाल मैंने किया, मैंने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया, उसमें भी मैंने क्वेश्चन किया, आई विल शेयर इट डेफिनेटली, तो उन्होंने बताया कि वो कोशिश करते हैं कि वो डॉक्टर्स के पास तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अभी तक इस तरह के डॉक्टर, उनका कहना ये है कि अभी तक ऐसे डॉक्टर्स ही नहीं ट्रेन हुए हैं जो उनका इन चिप्स के साथ इलाज कर सकें, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट विद सच काइंड ऑफ इम्प्लांटेड चिप्स। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में हमें पाकिस्तान में भी ऐसे लोग नजर आएंगे जिनकी बॉडी में कोई 8-10 चिप्स होंगी और वो भी ATM पर अपना थंब इन करेंगे और वहां से फिर वो पेमेंट्स वगैरह हो जाया करेंगी? डिपेंड करता है, जो कराना चाहे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारा आफ्ताब साहबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, कमल चीमा साहबा IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। तो आपने दोनों खवातीन की सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।